नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस राज आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में हिंदी पेपर 2 के बहुविकल्पीय प्रश्न जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ है उसे हम देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने 100 प्रश्नों को कवर किया था। अब इस वीडियो में हमने 100 प्रश्नों को कवर किया है दोस्तों। अब हमारा जो 2021 में टीआरएफ पाने का जो टारगेट है हम उसे पा कर रहेंगे 100%। और दोस्तों मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ है वो आपसे छूट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उपन्यास पर हम पहले ही 100 प्रश्नों को देख चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था कि ये वाला क्वेश्चन देखा था हमने, इन कहानियों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अब हम अगला जो हमारा प्रश्न बनता है इस वीडियो का उसे हम कवर करेंगे दोस्तों। निम्न अवतरण को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्न 121 से लेकर 125 के उत्तर विकल्प में से चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ को पढ़ना है हमें। लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की स्थिति मिट जाने वाली है। मैं उस दिन का स्वागत करने को तैयार बैठा हूँ। ईश्वर वह दिन जल्द लाए, वह हमारे उद्धार का दिन होगा। हम परिस्थितियों के शिकार बने हुए हैं। यह परिस्थिति ही हमारे सर्वनाश कर रही है, और जब तक संपत्ति की यह बेड़ी हमारे पैरों से न निकलेगी, जब तक यह अभिशाप हमारे सिर पर मंडराता रहेगा, हम मानवता का वह पद न पा सकेंगे जिस पर पहुंचना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर उक्त गद्यावतरण का संदर्भ क्या है। ठीक है, 121 प्रश्न है। इसके ऑप्शंस देखिए, प्रेमचंद, गोदान, फणीश्वरनाथ, रेणुमैला आंचल, अज्ञेय शेखर एक जीवनी, हजारी प्रसाद द्विवेदी बाणभट्ट की आत्मकथा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, प्रेमचंद, गोदान। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उक्त कथन किससे है। राय साहब होरी से, राय साहब मेहता से, राय साहब भोला से, होरी भोला से और खन्ना मेहता से। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, राय साहब मेहता से। अगला प्रश्न देखिए, बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। वाक्य में हमारे वर्ग से क्या तात्पर्य है। कृषक वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, जमींदार वर्ग, पूंजीपति वर्ग। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, जमींदार वर्ग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यह परिस्थिति ही हमारा सर्वनाश कर रही है से वक्ता का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ये देखिए, जमींदारी प्रथा के कारण हमें श्रम करने को नहीं मिलता और हम कृषकों का शोषण करने को विवश है। ऑप्शन बी, जमींदारी हमें श्रम से विलग रखती है। जमींदारी प्रथा का समापन होना चाहिए। इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है देखिए दोस्तों, ऑप्शन ये। ठीक है, ये वाला। आगे देखिए, उक्त अवतरण से राय साहब के चरित्र की किस विशेषता का उद्घाटन होता है। ऑप्शंस देखिए, ये राय साहब की कथनी करनी में अंतर, राय साहब धूर्त एवं पाखंडी व्यक्ति, सी, जमींदार के मुख से जमींदारी प्रथा की बुराइयों का उल्लेख करवाकर प्रेमचंद ने जमींदारी उन्मूलन का समर्थन राय साहब के माध्यम से करवाया है। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी उपन्यास और यथार्थ
वाद के लेखक कौन है? ठीक है, डॉक्टर गोपाल राय, डॉक्टर निर्मला जैन, डॉक्टर त्रिभुवन सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है वो है डॉक्टर त्रिभुवन सिंह। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहानी और नई कहानी के लेखक कौन है? कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, डॉक्टर नामवर सिंह, मोहन राकेश। इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है वो है नामवर सिंह, कहानी और नई कहानी के लेखक। ठीक है, आज का हिंदी उपन्यास इनमें से किसकी कृति है? ठीक है, इनमें से किसकी कृति है? ऑप्शन ए देखिए, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर रामदरस मिश्र, डॉक्टर त्रिभुवन सिंह, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो ऑप्शन बनता है सही उत्तर है इंद्रनाथ मदान। अगला प्रश्न देखिए, समकालीन कहानी का रचना विधान नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल, महेंद्र बटोही, डॉक्टर त्रिभुवन सिंह, डॉक्टर सुषमा धवन। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है गंगा प्रसाद विमल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, सिक्का बदल गया कहानी की कथावस्तु यानी विषय वस्तु क्या है? भारत विभाजन की त्रासदी, विघटित जीवन मूल्य, महानगरीय जीवन की समस्या और अजनबीपन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है भारत विभाजन की त्रासदी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न अवतरण को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्न 131 से लेकर 135 के उत्तर विकल्प से चयनित कीजिए। फांसी क्यों? अपराधी को दंड देने के लिए, पर इससे क्या वह सुधर जाएगा? इससे क्या उसके अपराधों का मार्जन हो जाएगा? जो अमिट रेखा उसके हाथों में खींची है वह क्या उसके साथ मिट जाएगी? फांसी दूसरों को शिक्षा देने के लिए, पर यह कैसी शिक्षा है कि जीवन के प्रति आदर भाव सीखने के लिए उसी की घोर हृदयहीन उपेक्षा का प्रदर्शन किया जाए, और इससे भी कभी कोई सीखा है? मुझे तो फांसी की कल्पना सदा मुग्ध ही करती रही है। उसमें सांप की आंखों से एक अत्यंत तुषारमय किंतु अमोघ सम्मोहन होता है, एक सम्मोहन, एक निमंत्रण जो कि प्रतिहिंसा के इस यंत्र को कवितामय बना देता है, जो कि उस पर बलिदान होते हुए भी अभागे या अतिशय भाग्यशाली को जीवन की सिद्धि दे देता है और उसके असमय अवसान को भी संपूर्ण कर देता है। अगला प्रश्न देखिए, उक्त अवतरण का संदर्भ बताइए। प्रेमचंद गोदान, रेणु मैला आंचल, अज्ञेय फणीश्वर, अज्ञेय, शेखर एक जीवनी और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी बाणभट्ट की आत्मकथा। इस प्रश्न का सही उत्तर है अज्ञेय, शेखर एक जीवनी। उक्त अवतरण किसका प्रवाह चिंतन है? शशि का, शेखर का, विद्यावती का, रामेश्वर का। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, इसके ऑप्शंस देखिए, और ऑप्शंस में सही ऑप्शन है शेखर का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उक्त अवतरण की विषय वस्तु इनमें से क्या है? ऑप्शंस देखिए, अपराधी को फांसी देने का औचित्य क्या है, इस पर विचार करना, फांसी की सजा पर पुनर्विचार की आवश्यकता, अपराधी को फांसी की सजा नहीं देनी चाहिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, सांप की आंखों सा सम्मोहन किस में होता है? मानव की आंखों में, फांसी की कल्पना में, मृत्यु की नज़रों में। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी।
ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिहिंसा का यंत्र किसे कहा गया है? मृत्यु को, फांसी की सजा को, अपराध को और इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है फांसी की सजा को। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। झूठा सच, यह जो रचना है वो यशपाल जी की है। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का, और महाभोज जो है मन्नू भंडारी का है, और वे दिन निर्मला वर्मा का है। तो इस प्रकार नीचे कौन सा ऑप्शन है देखेंगे, 3, 4, 2, 1। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। वैशाली की नगरवधु प्रेमाश्रम, विराट की पद्मिनी कुरुकुरु साहा। इस प्रश्न का सही उत्तर देखिए, यहाँ पर पहले इसे सुमेलित करना पड़ेगा। ठीक है। ये जो कुरुकुरु साहा है ये राम मनोहर जोशी जी की रचना मानी जाती है। ठीक है। और प्रेमाश्रम जो है प्रेमचंद जी की रचना है। और विराट की पद्मिनी, यह जो रचना है आचार्य चतुर्सेन की रचना है। ठीक है। वैशाली की नगरवधु आचार्य चतुर्सेन और विराट की पद्मिनी वृंदावन वर्मा। तो इस प्रकार अगर हम इसके ऑप्शंस देखेंगे 4, 3, 1, 2। ठीक है। अब इसमें नीचे जो ऑप्शंस है 4, 3, 1, 2, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ये। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इन रचनाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे रचनाएं दी गई है, अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, अलका, निरुपमा, अप्सरा, प्रभावती, निरुपमा, अप्सरा, प्रभावती, अलका, प्रभावती, अलका, निरुपमा, अप्सरा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ये ऑप्शन? थोड़ा आप भी प्रिपरेशन करवा कर ही इन प्रश्नों को छुड़ा सकते हैं, क्योंकि आपको भी बहुत इजी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वै रक्षामः इनमें से किसकी रचना है? शिवानी की, वृंदावन लाल वर्मा की, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की, भगवती चरण वर्मा की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद के किस उपन्यास में वर्णित किए गए हैं? इसमें देखिए कर्मभूमि, रंगभूमि और गोदान में तो नहीं है, लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है गबन, क्योंकि गबन में ही स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणामों का वर्णन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। ठीक है। यहाँ पर देखिए, उखड़े हुए लोग, आपका बंटी, सूरज का 7वां घोड़ा और लालटीन की छत। यहाँ पर देखिए जो आपका बंटी, यह जो है मनु भंडारी जी की रचना है, और सूरज का 7वां घोड़ा। अब यहाँ पर बी ऑप्शन में 1 है, तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी इसका ऑप्शन है। देखिए दोस्तों, उखड़े हुए लोग जो है राजेंद्र यादव जी की रचना है। सूरज का 7वां घोड़ा
यह जो रचना है वो धर्मवीर भारती की, और लाल टीन की छत यह निर्मला वर्मा की है। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो इसका जो सही उत्तर बनता है वो है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा कथन असत्य है? मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। आधा गांव राही मासूम रजा का उपन्यास है। पानी के प्राचीर रामदरस मिश्र की रचना है। राग दरबारी फणीश्वर नाथ रेणु की कृति है। यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो है ऑप्शन डी, ना कि यह जो उपन्यास है राग दरबारी, यह उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है। तो इस प्रकार इस प्रश्न में जो असत्य कथन है वो यही है दोस्तों। ठीक है, इनमें से कौन सा पात्र किस उपन्यास का है? सूची का सुमेलित कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए निपुणिका रंगनाथ दातादीन, राग दरबारी गोदान, मैलांचल बाणभट्ट की आत्मकथा। निपुणिका जो है बाणभट्ट की आत्मकथा का पात्र है। रंगनाथ दातादीन और बावनदास, ठीक है, ये सारे के सारे अगर देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण पहले हम ट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर जो ट्रिक्स लगा है उसके संदर्भ में अगर ऑप्शन में बी का जो 4 है, ठीक है, उस 4 को हम कवर करेंगे पहले। ठीक है, अगर किसी अन्य ऑप्शन में बी का चौथा अगर नहीं है तो हम उसे समझने की कोशिश करेंगे कि यही जो ऑप्शन है वो सही है। ऑप्शन बी 4 है। बावनदास जो है मैला आंचल, ठीक है। रंगनाथ जो है राग दरबारी के पात्र है और दातादीन जो है गोदान के पात्र है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे 3, 4, 1, 2 इस ऑप्शन में कहाँ पर है देखेंगे, वही सही है हमारा जो ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। छिंगामल इंटर कॉलेज, छोटा राजकुल, फांसी क्यों, कृषक जीवन की समस्या। यह जो है ऑप्शंस देखिए, कृषक जीवन की समस्या गोदान में है, फांसी क्यों शेखर एक जीवनी, और इंटर कॉलेज जो है छोटा राजकुल जो है बाणभट्ट की आत्मकथा में है। और यह जो इंटर कॉलेज है राग दरबारी, तो इस प्रकार हम इसके ऑप्शंस लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण है इसके जो ऑप्शंस बनते हैं वो है ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कौन सा कथन असत्य है? शेखर अहमवादी चरित्र है। राग दरबारी एक व्यंग्यपरक उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा की रचना कैथराइन दीदी ने की है और गोदान में ग्रामीण एवं शहरी जीवन की 2 कथाएं साथ साथ चलती है। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है, यहाँ पर देखिए शेखर एक अहमवादी पात्र तो है, चरित्र भी है वो एक, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण एक समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें बाणभट्ट की जो आत्मकथा की जो रचना है कैथरीन दीदी ने, राग दरबारी एक व्यंग्यपरक उपन्यास है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो सही ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन सी। ये असत्य है क्योंकि बाणभट्ट की आत्मकथा यह उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है अवतरण पर है दोस्तों। दलित का अर्थ समाज के दबे कुचले वर्ग से लिया जाता है, किंतु इधर कुछ वर्षों से दलित का अभिधेयार्थ अनुसूचित जाति तक सीमित रह गया है। दलित चेतना का तात्पर्य अनुसूचित जाति के युवकों में अन्याय, शोषण, वर्ग भेद है।
कि दलित वर्ग के अंतर्गत शोषित वर्ग के साथ साथ आदिवासी, खेतीहर, मजदूर, गरीब किसानों को भी सम्मिलित किया गया है, भले ही वे किसी जाति के हो। थोड़ी सी गले में खराश है दोस्तों। दलितों का तात्पर्य समाज के उस पददलित वर्ग से है जिसे सदियों से अछूत कहकर उपेक्षित किया गया है, हर प्रकार से उसका शोषण किया गया, उसे कोई अधिकार नहीं दिए गए, शिक्षा से वह वंचित रहा और उसकी इच्छा शक्ति को पनपने नहीं दिया गया। हिंदी में दलित विमर्श का प्रारंभ कहानी पत्रिका सारिका के 2 दलित विशेषांकों अप्रैल 1975 एवं मई 1975 से माना जाता है। हंस पत्रिका में राजेंद्र यादव भी दलित विमर्श की चर्चा करते रहे हैं। हिंदी दलित कथाकारों में डॉक्टर एन सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि, राम शिरोमणि, जयप्रकाश करदम, माता प्रसाद गुप्ता, अरविंद राही, मलखान सिंह, मोहनदास, रघुवीर सिंह के नाम लिए जाते हैं। दलित वर्ग की विपत्ति कथा ऐसे लेखकों ने भी लिखी है जो स्वयं दलित नहीं है, तथापि यह कहना संयुक्त है कि भोगे हुए स्वानुभूत सत्य की अभिव्यक्ति अधिक प्रामाणिक होती है और यह उन्हीं रचनाओं में संभव है जो स्वयं दलितों के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित प्रश्न देखिए, उक्त अवतरण का कथ्य किस विषय से संबंधित है? स्त्री विमर्श, दलित विमर्श और दलित साहित्य, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, लेखक किस बात को अधिक युक्ति संगत मानता है? दलित वर्ग के लेखक स्वानुभूति सत्य को प्रमाणित ढंग से अभिव्यक्ति देते हैं। जो दलित नहीं है वह भी प्रामाणिक ढंग से दलितों के शोषण की गाथा प्रस्तुत कर सकता है। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों सही, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों गलत। इस प्रकार अगर हम इसे देखेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हिंदी में दलित विमर्श का प्रारंभ किस कहानी पत्रिका के किन विशेषांकों से माना जाता है? ठीक है, वर्तमान साहित्य रूपांबर सारिका अप्रैल 1975, नई कहानी विशेषांक 2008। इस प्रकार अगर इसके जो ऑप्शंस है इसमें से जो सही प्रश्न का उत्तर है वो है ऑप्शन सी, सारिका अप्रैल मई 1975। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन दलित कथाकार नहीं माना जाता है? संजय, एन राय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जयप्रकाश करदम। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, संजय। अगला प्रश्न देखिए, अवतरण के अनुसार वर्तमान में दलित का अर्थ क्या माना जाता है? ऑप्शन ए, अनुसूचित जाति के लोग, दबे कुचले लोग, शोषित वर्ग के लोग, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, स्थापना और तर्क। देखिए दोस्तों, स्थापना और तर्क पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को 3-4 वीडियो में मैंने डाल दिया है। उन सारे वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वहां पर जाकर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, दलितों के द्वारा लिखा गया साहित्य ही दलित साहित्य है। तर्क देखिए, दलित वर्ग के लोग स्वानुभूत वेदना को अधिक प्रामाणिक ढंग से अभिव्यक्त कर सकते हैं। उक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। ये और आर सही, ये गलत, आर सही, ये सही, आर गलत और ये और आर दोनों गलत। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, ये गलत, आर सही।
ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विद्रोही बनते नहीं उत्पन्न होते हैं, किस उपन्यास का वाक्य है? गोदान, शेखर एक जीवनी, बाणभट्ट की आत्मकथा, राग दरबारी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, इन सूचियों को सम्मिलित कीजिए। विवाह को मैं एक सामाजिक समझौता मानता हूँ। नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है। और नीचे देखिए, तहसीलदार साहब, बेटी शाम से ही आधी रात तक डाकघर बाबू के घर में बैठी रहती है। यहाँ पर देखिए, महिला आंचल, गोदान, बाणभट्ट की आत्मकथा, शेखर एक जीवनी, इस प्रकार है। इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो है, ठीक है, विवाह को मैं एक सामाजिक समझौता मानता हूँ। इस गोदान में है, नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है, यह जो है बाणभट्ट की आत्मकथा में है। और विद्रोही बनते नहीं उत्पन्न होते हैं, यह जो है वाक्य शेखर एक जीवनी का है। और तहसीलदार साहब की बेटी शाम से ही आधी रात तक डाकघर में बैठती है, इस प्रकार का जो वाक्य है वो है महिला आंचल। तो इस प्रकार देखिए, इस जो सुमेलित कीजिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है। इनमें से प्रसाद की कहानी कौन सी नहीं है? ठीक है, पुरस्कार, ममता, गुंडा, पत्नी। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है दोस्तों, देखिए और एक बार, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह प्रसाद जी की कहानी नहीं है। वापसी कहानी की लेखिका कौन है? मनु भंडारी, दीप्ति खंडेलवाल, कृष्णा सोबती, उषा प्रियमवदा। यह जो कहानी है यह उषा प्रियमवदा जी की कहानी मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, जैनेन्द्र की कहानी है। जैनेन्द्र की कहानी अपना अपना भाग्य, महाराजा का इलाज, देवव्रत, वसीयत। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, अपना अपना भाग्य। इनमें से प्रेमचंद की यथार्थवादी कहानी है पूस की रात, सवा सेर गेहूं, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, पूस की रात। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है इसमें भी। मलबे का मालिक, टूटना, परिंदे, तीन निगाहों की एक तस्वीर, निर्मला वर्मा, मनु भंडारी, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश। इसमें जो मलबे का मालिक जो है यह मोहन राकेश की रचना है। टूटना यह जो है राजेंद्र यादव की है। और परिंदे, ठीक है, परिंदे निर्मला वर्मा की। और तीन निगाहों की एक तस्वीर यह जो है मनु भंडारी जी की है। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो इसका ऑप्शन होता है ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मुझे चांद चाहिए उपन्यास की नायिका कौन है? वर्षा वशिष्ठ, मिस लतिका, शशि और इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, वर्षा वशिष्ठ। अगला प्रश्न देखिए, असत्य कथन कौन सा है? जैनेन्द्र मनोविश्लेषणवादी वर्ग के कथाकार है। जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी जी की रचना है। और प्रेमचंद दलित चेतना को व्यक्त करने वाले कथाकार है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कौन सा उपन्यास प्रेमचंद पूर्व युग का नहीं है? ठीक है, चंद्रकांता, सरकटी लाश, भूतनाथ, वयम रक्षामः। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है
वो है वयम रक्षामः। अगला प्रश्न देखिए, महिला आंचल उपन्यास में चित्रित गांव का नाम क्या है? ठीक है, शुपालगंज, वेलारी, सेमरी और मेरीगंज। यह जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो गांव का नाम पूछा है वो है ऑप्शन डी, मेरीगंज। इनमें से आंचलिक उपन्यास का लक्षण क्या नहीं है? लोक भाषा, लोक विश्वास, लोक जीवन, रोमांच से भरी हुई कथा वस्तु। इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो है इसका ऑप्शन यह नहीं आता है, क्योंकि लोक भाषा, लोक विश्वास, लोक जीवन, रीति रिवाज, गाने, सभी ये जो प्रकार हैं आंचलिक उपन्यास के लक्षण माने जाते हैं। लेकिन रोमांच से भरी हुई कथा वस्तु यह जो है ऑप्शन ये गलत है। कौन सा कथन असत्य है? शेखर एक जीवनी के प्रथम भाग के 4 खंड है। गोदान के पात्र अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। महिला आंचलिक उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा में मौर्यकालीन संस्कृति का चित्रण है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण देखिए इसका जो सही ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन डी। सुमेलित कीजिएगा। महिला आंचल, गोदान, त्यागपत्र, चंद्रकांता। ठीक है, यहाँ पर जो गोदान है यह 1936 में लिखा गया है। ठीक है, महिला आंचल जो है 1954 में लिखी गई रचना है। त्यागपत्र जो रचना है यह 1937 में लिखी गई रचना है और चंद्रकांता 1891। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे 2 3 4 1 2 3 4 1 इसका ऑप्शन होता है ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इंदुमती, सुखमय जीवन, लाटरी, वापसी। वापसी, इंदुमती, लाटरी, सुखमय जीवन, सुखमय जीवन, वापसी, इंदुमती, लाटरी और लाटरी, इंदुमती, सुखमय जीवन। इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है वो इस प्रकार है दोस्तों। इसमें जो ऑप्शन है उसमें से सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, इंदुमती, सुखमय जीवन, लॉटरी और वापसी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से मोहन राकेश की कहानी कौन सी है? फौलाद का आकाश, मलबे का मालिक, मिस पाल, ये सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी कहानी कमलेश्वर की है? बयान, तलाश, खोई हुई दिशाएं, ये सभी। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, जैनेन्द्र के इन उपन्यासों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कल्याणी, सुनीता, त्यागपत्र, परख। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पिछले एग्जाम में भी इस पर प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी और सुनीता, परख, कल्याणी, त्यागपत्र, त्यागपत्र, सुनीता, परख, कल्याणी। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, इनमें से भीष्म साहनी का उपन्यास कौन सा है? तमस, बसंती, कुंती, ये सभी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, भीष्म साहनी, शैलेश मटियानी, महेंद्र बटोही। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, धर्मवीर भारती का उपन्यास कौन सा है? सुबह, दोपहर, शाम, गुनाहों का देवता, डूबते मस्तूल और कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, गुनाहों का देवता। इनमें से कौन सा उपन्यास अमृतलाल लागत द्वारा लिखित नहीं है? सेठ बाकेमल, खंजर, नयन कब तक पुकारो, बूंद और समुद्र। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यशपाल का उपन्यास दिव्या, टेढ़े मेढ़े रास्ते, बसंती, चारू, चंद्रलेखा।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है। भाग्यवती उपन्यास के लेखक राम प्रसाद निरंजनी, श्रद्धाराम फुलोरी, नवीन चंद्र राय, किशोरीलाल गोस्वामी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है श्रद्धाराम फिलोरी। कुछ विद्वान इस उपन्यास को हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास मानते हैं। ठीक है। प्रेमचंद के इन उपन्यासों को कालक्रम के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान, गोदान, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, गोदान, निर्मला, रंगभूमि, गोदान, कर्मभूमि। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान। अगला प्रश्न देखिए, निर्मल वर्मा का उपन्यास वे दिन, कुरु कुरु स्वाहा, 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार नहीं है? देवकीनंदन खत्री, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, विश्वंभरनाथ कौशिक। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है, देखिए, प्रेमचंद युगीन जो उपन्यासकार नहीं है वो है देवकीनंदन खत्री। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय का कौन सा उपन्यास है? ठेठ हिंदी का ठाठ, अधिकिला फूल, चार बेचारे, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों सही। ठीक है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है इस प्रश्न में भी। ध्रुव यात्रा, प्रेमचंद, 25 चौक 150, ठाकुर का कुआं, जिंदगी और जोक। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, देखिए, जो ध्रुव यात्रा है, ठीक है, ध्रुव यात्रा यह जैनेन्द्र जी की कहानी का नाम है। 25 चौका 150 यह जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। ठाकुर का कुआं यह जो है प्रेमचंद का है, और जिंदगी और जोक अमरकांत का है। इस प्रकार अगर हम देखेंगे ऑप्शंस में 3, 4, 1, 2, ठीक है, इसके ऑप्शंस देखते हैं। इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। गुल की बन्नो कहानी के लेखक कौन है? ठीक है, जैनेन्द्र, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है, देखिए दोस्तों, इसमें देखिए मोहन राकेश, जैनेन्द्र और धर्मवीर जो भारती है, यह जो कहानी है धर्मवीर भारती की है। राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? टूटना, छोटे छोटे ताजमहल, जहां लक्ष्मी कैद है, ये सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ये सभी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, फांसी, इनमें से अज्ञेय का कहानी संकलन कौन सा है? फांसी, कोठरी की बात, जयदोल और ये सभी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित कीजिए। दुलाई वाली इंदुमती, एक टोकरी भर मिट्टी, 11 वर्ष का समय। इस प्रकार अगर देखेंगे, दुलाई वाली यह जो है वो बंग महिला की है। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे जी की है। ठीक है। अगर इस प्रकार अगर ट्रिक्स के संदर्भ में थोड़ा सा देखेंगे तो इसका ऑप्शंस बनता है ऑप्शन बी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसका ऑप्शन बी है दोस्तों। गुल की बानो कहानी के लेखक जो है धर्मवीर भारती है। राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? ठीक है, ये तीनों है। टूटना, छोटे छोटे ताजमहल, जहां लक्ष्मी कैद है। इसका सही ऑप्शन है डी।
इनमें से गे का कहानी संकलन कौन सा है? फांसी कोठरी की बात, जयदोल। यह जो है ये सभी, और इन सूचियों को सम्मिलित कर दिया है दोस्तों हमने, ठीक है। धुलाई वाली, इंदुमती, एक टोकरी भर मिट्टी, 11 वर्ष का समय। तो इसका जो ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन बी। इनमें से कहानियों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका ऑप्शन बनता है इंदुमती, हार की जीत, पर्दा, राजा, निर्बसिया। ऑप्शन ये है। नई कहानी का प्रारंभ 1950 से माना जाता है और कहानी पत्रिका का प्रकाशन 1955 में हुआ है दोस्तों। कौन सा कहानी संकलन प्रेमचंद की कहानियों का है? तो मानस सरोवर। और जो अवतरण है उस अवतरण को देखिए, बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो तो हमें उसकी प्रभुत्ता मानने में कोई आपत्ति नहीं है। समाजवाद का यही आदर्श है। हम साधुओं महात्माओं के सामने इसलिए सिर झुकाते हैं कि उनमें त्याग का बल है, और इसी तरह हम बुद्धि के साथ में अधिकार भी देना चाहते हैं और सम्मान भी, नेतृत्व भी, लेकिन संपत्ति किसी तरह नहीं। बुद्धि का अधिकार और सम्मान व्यक्ति के साथ चला जाता है, लेकिन उसकी संपत्ति विष बोने के लिए उसके बाद और भी प्रबल हो जाती है। बुद्धि के बगैर किसी समाज का संचालन नहीं हो सकता। हम केवल इस बिच्छू का डंक तोड़ना चाहते हैं। उक्त अवतरण का जो संदर्भ है देखिए, प्रेमचंद गोदान, अज्ञेय शेखर एक जीवनी, श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी और रेणु महिला आंचल। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है गोदान, प्रेमचंद। उक्त कथन किसका है और किसके प्रति? होरी धनिया से, मेहता राय साहब से, मेहता ओंकारनाथ से, राय साहब मेहता से। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। बिच्छू एवं डंक किसके प्रतीक है? बुद्धि संपत्ति के, धन अधिकार से, यश भोगेच्छा के, और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, बुद्धि संपत्ति से। अगला प्रश्न देखिए, बुद्धिमान व्यक्ति को क्या दिया जाना चाहिए? अधिकार, सम्मान, नेतृत्व, डी, ये तीनों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। बुद्धिमान व्यक्ति की तुलना किससे की गई है? सर्प से, बिच्छू से, नेता से, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, बिच्छू से, ठीक है। अगला जो अवतरण है उस अवतरण को देखिए। शुक्लोत्तर समीक्षकों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सर्वाधिक प्रतिभा संपन्न आलोचक माने गए हैं और हिंदी आलोचना के क्षेत्र में वे एक नवीन दृष्टि लेकर अवतरित हुए, जो परंपरा, शास्त्रीयता, आधुनिकता एवं समसामयिकता में मेल से निर्मित हुई है। हिंदी साहित्य की भूमिका, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सुर साहित्य, कबीर आदि कृतियाँ उनके गंभीर चिंतन एवं मौलिक विवेचन को उजागर करती है। उनका दृष्टिकोण मानवतावादी अधिक है। मध्यकालीन धर्म साधना एवं तदयुगीन साहित्य का विश्लेषण करने में उन्हें विशेष सफलता प्राप्त हुई है। द्विवेदी जी ने प्राचीन संस्कृत वाङ्मय का गंभीर अध्ययन मनन किया था, जिसकी झलक उनके निबंधों के साथ साथ समीक्षात्मक कृतियों में भी मिलती है। और शांति निकेतन में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का सानिध्य पाकर उन्होंने विश्व के संबंध में नवीन दृष्टिकोण निर्मित किया, जिसने उनके चिंतन को व्यापक फलक प्रदान किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी में ऐतिहासिक एवं समाजशास्त्रीय पद्धति के समीक्षक माने जाते हैं और उनका दृष्टिकोण उदार, सहिष्णु, मानवतावादी, सांस्कृतिक बोध से युक्त है, जिसमें आदर्शवाद एवं सुधारवाद का पूर्णतः अभाव है। उनकी समीक्षा पद्धति साहित्य को अपने में स्वतंत्र मानकर नहीं चलती, अपितु उसे संस्कृति की अखंड धारा का एक अंश मानती है। शुक्लोत्तर समीक्षकों में
अगला प्रश्न देखिए, शुक्लोत्तर समीक्षकों में सर्वाधिक प्रतिभा संपन्न समीक्षक कौन है? इस पैराग्राफ के अनुसार अगर हम देखेंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है? ठीक है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी नाथ साहित्य और हिंदी साहित्य का आदिकाल, और ऑप्शन डी। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे इस पैराग्राफ में तीनों रचनाएं हमें देखने को मिलती है, इस कारण इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन डी। ठीक है। द्विवेदी जी ने नवीन दृष्टिकोण कहाँ से विकसित किया है? शांति निकेतन में, रविंद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में, बनारस में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, द्विवेदी जी की समीक्षा पद्धति ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो यहाँ पर देखिए इनकी जो समीक्षा पद्धति है वो सामाजिक भी है और ऐतिहासिक भी है, इस कारण इसका ऑप्शन बनता है ऑप्शन डी। द्विवेदी जी मानते हैं कि साहित्य संस्कृति की अखंड धारा है और साहित्य अत्युन्मुखी है, ये और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है। इस प्रकार हमने 198 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है 2 वीडियो में। आपने अगर पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप मेरा वीडियो देखने के लिए। एजुकेशन विथ मी मेरा चैनल है और लर्न एंड क्रैक एग्ज़ाम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करते रहिएगा मेरे वीडियोज़ को, लाइक भी कीजिएगा, प्रेस बेल आइकन, क्योंकि मेरे वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। और टेलीग्राम पर मुझे फॉलो करते रहिएगा, वहाँ पर मैं क्विज़ेस डालना शुरू कर दिया है। सक्सेस 100% मिलेगा दोस्तों। थैंक यू सो मच वंस अगेन। इट्स एग्ज़ाम टाइम, हियर्स अ बिग गुड लक विश टू यू माय ऑल स्टूडेंट। और एक बात बताना चाहती हूँ, जो भी एग्ज़ाम के रिलेटेड, चाहे वो महाराष्ट्र सेट की हो, चाहे वो कर्नाटक सेट की हो, या चाहे UGC NTA की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन मिलेगी मुझे, सबसे पहले वो उस नोटिफिकेशन को आपको मेरे चैनल के थ्रू ही देखने को मिलेगा। इस कारण मैं कहना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी 100 प्रश्नों को लेकर आऊँगी। तो थैंक यू सो मच।